Good afternoon. In the second part of Pareto, I will explain theory of residues and derivatives. तार्किक एवं अतार्किक क्रिया के बाद अब हम परेटो के रेजिड्यूज़ की बात करते हैं, विशिष्ट चालक या अवशिष्ट की बात करते हैं। ये रेजिड्यूज़ क्या हैं और इनका अध्ययन हम किस प्रकार कर सकते हैं। विशिष्ट चालक या रेजिड्यूज़ जो अवशिष्ट कह रहे हैं उसको समझाने के लिए वो तार्किक क्रिया की बात करते हैं और कहते हैं कि तार्किक क्रिया जो है वो साध्य और साधन को इस तरह से जोड़ती है कि साध्य जो है प्राप्त हो जाता है। यह क्रिया जो है अर्थशास्त्र या गणित शास्त्र की तरह होती है, मैथमेटिक्स या इकोनॉमिक्स की तरह होती है कि 2 और 2 4 होता है तो 4 ही होगा किसी के लिए हर समय। लेकिन वो मानते हैं कि मनुष्य की जो संपूर्ण क्रियाएं हैं उनमें केवल तार्किक क्रिया ही नहीं होती है, बल्कि मनुष्य की जो संपूर्ण क्रिया है उसमें से अगर हम तार्किक क्रिया को निकाल देंगे तो जो कुछ भी बचेगा वो अवशिष्ट या रेजिड्यूज़ हैं। यानी मोटे रूप में हम देखें तो मनुष्य के जो विश्वास हैं, परंपरा हैं, रीति रिवाज, संस्कृति, ये सब कुछ जो है अवशिष्ट है। किस प्रकार है कि अध्यापक को प्रणाम करते हैं तो इसके साथ हमारा जो विश्वास है वो बधा है कि अध्यापक का अगर हम आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे तो हमें सुगम मार्ग मिलेगा। यह क्रिया जो है अवशिष्ट क्रिया है। एम.एन. श्रीनिवास ने जब जातियों में परिवर्तन की बात की, संस्कृति की बात करते हैं, संस्कृतिकरण के जो तत्व हैं, मानक, मूल्य, विश्वास, ये सब अवशिष्ट क्रिया है। इस प्रकार परेटो ने अवशिष्ट क्रिया के लिए 6 वर्ग बनाए, ठीक है। और इसको जो है वो अतार्किक क्रिया को जो है सैद्धांतिक स्वरूप में उन्होंने प्रस्तुत किया था। जब हम इम्पोर्टेंस ऑफ रेजिड्यूज़ की बात करते हैं, अवशिष्ट क्रिया के महत्व की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो अवशिष्ट क्रियाएं हैं ये मनुष्यों के जो मनोभाव और संवेग हैं उनको अभिव्यक्ति देती हैं। यानी दशहरा दिवाली जो है वो मनोभावों की अभिव्यक्ति है कि 14 साल के बाद रामचंद्र जी अयोध्या वापस आए, तो ये प्रसन्नता का विषय है, इसलिए हम दिया जलाते हैं, होलिका दहन इसी तरह करते हैं, बहुत सारी क्रियाएं करते हैं। सभी क्रियाएं जो है विशिष्ट चालकों से यानी अवशिष्ट क्रियाएं हैं, इसलिए ये इन तर्कों पर आधारित है, ठीक है। तो अवशिष्ट जो है समाज को समयानुकूल बनाए रखता है। मनुष्य के जो मनोभाव हैं, संवेग हैं, अगर वो नहीं होंगे तो वो मनुष्य रोबोट के समान हो जाएगा। हम अपनी क्रियाओं को हंसकर, रोकर, मौन होकर, इस तरह हम अपने उतार चढ़ाव जीवन के या अपने आप को समयानुकूल बनाते हैं। इस प्रकार ये जो अवशिष्ट कहा जा रहा रेजिड्यूज़ हैं, ये लोगों के व्यवहार को समाज में नियंत्रित करते हैं और वे नियंत्रित ही नहीं करते बल्कि उनका निर्धारण भी करते हैं कि व्यक्ति किन स्थितियों में कैसे व्यवहार करेगा, ये उससे तय हो जाता है। अब अवशिष्ट के 6 वर्ग जो है परेटो ने बनाए। पहला है सम्मिलन यानी कॉम्बिनेशन, दूसरा है स्थायित्व यानी परसिस्टेंस, तीसरा है अभिव्यक्ति यानी मैनिफेस्टेशन, चौथा है सामाजिकता सोशियबिलिटी, पांचवा है व्यक्तित्व का संगठन इंटेग्रिटी ऑफ पर्सनैलिटी, और लास्ट 6th जो है वो है यौन या सेक्स। अब इसको डिटेल रूप में समझेंगे। जो पहला है सम्मिलन कॉम्बिनेशन, इसके अंतर्गत ये देखते हैं कि समान या विरोधी तत्वों को मिलाया जाता है, लेकिन इस तरह से जो मिलाया जाता है वो तार्किक नहीं है। सम्मिलन के लिए वो देखते हैं कि मानसिक दशा के आधार पर, हमने सुबह जो है कोयल का संगीत सुना तो हमें ये लगा कि वर्षा का मौसम है और पानी अवश्य गिरेगा, तो हमने जो है कोयल और सुखद वर्षा दोनों का सम्मिलन कर दिया। इसी तरह का दूसरा दृष्टांत है कि बिल्ली हमारा रास्ता काट गई तो हमने सोचा कि दिन बिगड़ गया और हमारा कोई काम नहीं होगा, यानी बिल्ली के रास्ता काटने, बुरे दिन के अनुमान में हमने सम्मिलन कर दिया। इसी तरह हम देखते हैं कि जादू में जो है सभी वस्तुएं जो है समान परिणाम देती हैं, ठीक है।
आटे की गुड़िया को अगर पिन चुभाई जाए तो दुश्मन के शरीर में पिन चुभेगी। ये भी समान का समान से सम्मेलन है। दूसरा तरीका है परसिस्टेंस की बात ये करते हैं, स्थायित्व। स्थायित्व वो प्रेरणाएं हैं जो मनुष्य के जो पारस्परिक संबंध है उनको स्थायित्व प्रदान करती हैं। हम आदर करें, सम्मान करें, जन्म दिवस मनाएं, गांधी जी को जा कर के पुष्प चढ़ाएं, उनके बारे में भाषण या प्रतियोगिता करें तो सम्मान देना। स्थायित्व, जो चीज़ें बेहतर हैं उनको हम परमानेंसी देते हैं, परसिस्टेंस की बात करते हैं। तीसरा है मैनिफेस्टेशन या अभिव्यक्ति। अवशिष्ट का इस वर्ग में, अभिव्यक्ति के वर्ग में हम क्या करते हैं कि अपनी जो आंतरिक भावनाएं हैं उनको अपनी बाहरी क्रियाओं द्वारा व्यक्त करते हैं। शादी में बहुत सारा गीत संगीत, गाना, नाचना बजाना, खाना पीना, ये सब हमारा अभिव्यक्ति मैनिफेस्टेशन है, जो हमारे अंदर जो भावनाएं पैदा हुई उनको निकालने का तरीका है, आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। चौथा आता है सामाजिकता या सोशियबिलिटी। अवशिष्ट के इस वर्ग में हम क्या करते हैं, समाजीकरण जो है होता है, मतलब प्रदान करता है। इस वर्ग में व्यक्ति समाज की जो रीतियां हैं उनको अपनाता है अपने कार्य में। नेक्स्ट आता है व्यक्तित्व का संगठन, इंटेग्रिटी ऑफ पर्सनैलिटी। इस वर्ग में वे प्रेरणाएं आती हैं जो व्यक्तित्व के विभिन्न तत्वों या लक्षणों को संगठित या संयोजित करती हैं। इसके अंतर्गत हम उन प्रयत्नों का विरोध करते हैं जो सामाजिक या व्यक्तित्व संबंधी संतुलन को नष्ट करने वाले होते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि उचित और अनुचित की बात, अनैतिक या नैतिक की बात, तो अनैतिक का हमेशा समाज में विरोध होता है, जबकि जो उचित होगा उसका जो है सब लोग पालन करेंगे। तो इस तरह पर्सनालिटी का जो संगठन है वो बनता है हमारा। लास्ट आता है यौन या सेक्स। इस वर्ग में वे तत्व आते हैं जो काम वासनाओं से जुड़े हुए होते हैं, और ये जो यौन से जुड़े हुए व्यवहार हैं ये इतने अधिक जटिल होते हैं कि समाज इन पर नियंत्रण लगाता है। अवशिष्ट के बाद अब हम भ्रांत तर्क का सिद्धांत देखते हैं, थ्योरी ऑफ डेरिवेटिव्स, जो पेरेटो ने दी है। इसमें हम देखते हैं कि पेरेटो ने जो समाजशास्त्र को परिभाषित किया तो उन्होंने कहा कि समाज विज्ञान वह है जो अतार्किक क्रियाओं का अध्ययन करता है, यानी क्रियाओं के अध्ययन के लिए वे तार्किक प्रायोगिक विधि को काम में लाते हैं और उससे वो अतार्किक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। पेरेटो ने माना कि तार्किक क्रियाओं का अध्ययन जो है अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, जबकि समाजशास्त्र में तार्किक क्रियाओं के बाहर जो भी व्यवहार है उसका अध्ययन किया जाता है। और इस अतार्किक व्यवहार या क्रिया के अध्ययन में अवशिष्ट और भ्रांत तर्क की बात वो करते हैं। तो अवशिष्ट की बात तो हमने देख ली कि किस प्रकार से ये अवशिष्ट 6 प्रकार के हैं और इनके वो कैसे क्रिया को बनाते हैं। इसी के साथ अब हम देखेंगे कि इनमें जो भ्रांत तर्क हैं उनकी क्या भूमिका होती है। भ्रांत तर्क की व्याख्या में पेरेटो देखते हैं कि मनुष्य जैसा भी भावनात्मक या संवेगात्मक व्यवहार करता है तो वो अपने जो व्यवहार है उसके औचित्य को भ्रांत तर्क के द्वारा स्थापित करता है। वो जो भी क्रियाएं करता है उसके प्रति समाज की जो अपेक्षाएं हैं उनके अनुसार वो अपनी क्रियाओं को प्रयास करता है कि उसका औचित्य क्या है उसको वो प्रस्तुत करे, और ये औचित्य प्रस्तुत करना ही भ्रांत तर्क होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है अपनी पत्नी के प्रति जो है क्रूरता के व्यवहार करता है, और जब मौका पड़ जाए, जब भी उसको मौका मिलता है तो उसको मारपीट करता है। तो समाज की अपेक्षा है कि वह अपनी स्त्री के साथ ऐसा व्यवहार न करे, ठीक है। लेकिन वो क्या करता है कि तुलसीदास का हवाला देता हुआ कहता है कि उन्होंने कहा था कि वो इतने महान कवि थे, उन्होंने कहा ढोल गवार शूद्र पशु नारी तो पीटने के ही पात्र हैं, यानी वो भ्रांत तर्क के द्वारा अपनी जो उसकी क्रिया है उसको सही साबित कर रहा है। दूसरी तरफ एक एग्जाम्पल है कि एक पति अपनी पत्नी को पूरी शक्ति के साथ जो है उसकी सराहना करता है, वो जो कुछ चाहती है दौड़कर उसे देगा। तो समाज क्या कहेगा आम भाषा में कि पति जो है जोरू का
गुलाम है, यानी समाज की अपेक्षा है कि वो अपने पत्नी के सामने अपने आप को इतना अधिक नीचा ना गिराए, समान दर्जे पर रखे दोनों को, अपने को भी और अपनी पत्नी को भी। लेकिन उसका मानना है कि जहाँ, जिसे जोरू का गुलाम कहा जा रहा है, उसका मानना है कि जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। इस तरह ये जो कथन है ये सभी भ्रांत तर्क है। भ्रांत तर्क में व्यक्ति का जो विश्वास है कि उसके जो कार्य हैं वो सभी उसके मनोभाव और संवेग के साथ जो है तर्क संगत है। ठीक है, वो अपनी क्रिया को तर्क संगत सही साबित करना चाहता है। यही जो है भ्रांत तर्क कहे जाते हैं। परेटो ने जिस प्रकार अवशिष्ट के जो है 6 वर्ग बताए, उसी तरह उन्होंने भ्रांत तर्क के भी 4 जो है वर्ग बताए हैं। उनके अनुसार ही जो क्रियाएं हैं वो होती हैं। पहला है दृढ़ कथन या एजर्शंस, दूसरा है प्राधिकार या अथॉरिटी, तीसरा है मनोभावों की अनुरूपता अकॉर्ड विद सेंटिमेंट्स, और चौथा है मौखिक प्रमाण या वर्बल प्रूफ। अब इनको डिटेल में हम समझते हैं। पहला है दृढ़ कथन या एजर्शंस। अपने भावनाओं की या मनोभावों की अभिव्यक्ति के लिए जो व्यक्ति है वो दृढ़ कथन या एजर्शंस का सहारा लेता है, दावा करता है कि उसने जो कुछ भी किया है वो सही है, और इसको रखने में वो अपनी आवाज़ जो है, अपनी बात वो साबित करने के लिए कि मेरी बात सही है, वो तेज़ तेज़ से ऊंची आवाज़ में बोलेगा, मुट्ठी बांधेगा, पूरी शक्ति के साथ जो है अपने जो अवशिष्ट हैं उनको सही बताता है। दूसरा है प्राधिकार या अथॉरिटी। जो दृढ़ कथन था उसको जब लोग तार्किक रूप से स्वीकार कर लेते हैं तो वो धीरे धीरे प्राधिकार बन जाता है। यानी एक बार अगर पुरुष ने अपनी स्त्री को पीटने का अधिकार प्राप्त कर लिया तो वो उसका अथॉरिटी हो गया कि वो जब चाहे अपनी पत्नी को पीट सकता है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि जब एक क्षेत्र में उसका प्राधिकार हो जाता है तो वो अलग अलग क्षेत्रों में भी अपना प्राधिकार मानने लगता है। यानी अगर नमक कम होने पे उसने मारा तो फिर कल को चीनी बढ़ गई तो भी वो मार सकता है। इसी तरह अगर हम देखें कि शिक्षा मंत्री का जो परिवार नियोजन में प्राधिकार वाला व्यक्ति वो माना जाता है, यानी वो शिक्षा मंत्री है तो वो परिवार नियोजन के बारे में भी कुछ भी बोल सकता है। तीसरा है मनोभावों की अनुरूपता अकॉर्ड विद सेंटिमेंट्स। ये वे भ्रांत तर्क हैं जो किसी कार्य के औचित्य को प्रमाणित करने के लिए व्यक्ति प्रस्तुत करता है। इस तरह के तर्क जो है कुछ भावनाओं पर आधारित होते हैं और उन्हीं भावनाओं का पर कार्य को उचित मान लिया जाता है। लास्ट आता है मौखिक प्रमाण वर्बल प्रूफ। इस तरह का जो व्यवहार होता है जिसका वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं होता है वो मौखिक कथन पर स्वीकार कर लिया जाता है। इसमें मिथ्या तर्क, कुतर्क, द्व्यर्थक बातें वास्तविक तथ्यों के अनुरूप नहीं होती, लेकिन इनका प्रयोग आचरण के औचित्य को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। परेटो ने ट्रिटाइज में अवशिष्टों और भ्रांत तर्कों पर काफ़ी कुछ लिखा था। जब वे भ्रांत तर्क की व्याख्या करते हैं तो वो ये स्वीकार करते हैं कि इस तरह के तर्क जो हैं वो सत्य नहीं होते हैं। ये तर्क केवल समाज को भ्रमित करते हैं। इस कमजोरी के कारण जो है ये जो भ्रांत तर्क की जो सामाजिक अंतःक्रियाओं में अवहेलना नहीं की जा सकती है। दुनिया भर में विशेषकर हमारे देश में जो महिला मुक्ति आंदोलन चल रहे हैं उनकी बहुत बड़ी लड़ाई इन भ्रांत तर्कों के विवाद में ही है। पति के मरने के बाद जो पत्नी है वो विधवा हो जाती है, पत्नी के मरने पर पुरुष दूसरा विवाह कर लेता है। ये संपूर्ण जो व्यवस्था है वो सब भ्रांत तर्कों पर ही निर्भर होती है। क्यों? क्योंकि समाज में पुरुष और स्त्री के बीच जो है गैर बराबरी है और वो उसी तरह से चली आ रही है। उसके जो व्याख्यान है वो पुराण में, उपनिषद में सभी जगह मिल जाते हैं और उसको हम महिमा मंडित करते रहते हैं। इस तरह जो विधवाएं हैं वो सारी जीवन जो है त्रासदी झेलती हैं, तो ये भ्रांत तर्क का ही परिणाम है।